हाय गुड मॉर्निंग गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपको जैसे बताया गया है इसके पहले वाले वीडियो में कि हम 72 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर का एनालिसिस कर रहे हैं। अ, कई बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि जरूरी क्यों है और अभी एग्जाम में तो टाइम ही नहीं है, अब 51-52 दिन और एग्जाम बचा है, अभी करके क्या होगा। मेरा सिंपल आंसर आपके लिए ये है कि बिना पीवाईक्यू एनालिसिस के तो आप कोई एग्जाम पास नहीं कर सकते हैं, चाहे वो 50 दिन में पास करना हो या चाहे फिर आप पूरा एक साल लगा लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन हो, तो इसके लिए जरूरी है कि बीपीएससी जो ट्रेंड फॉलो कर रही है आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी होगी। और स्पेशली लास्ट मोमेंट में जब आपके पास टाइम बहुत कम बचा हो उस समय प्रिपरेशन के लिए, जैसे अभी मान लीजिए 50-52 दिन बचा हुआ है, इस समय प्रिपरेशन के लिए सबसे इफेक्टिव स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप जो एग्जाम में सवाल पूछे जा रहे हैं उन सवालों पे फोकस करें। राइट, उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू करें, ताकि वो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं या वो जो क्वेश्चन जो बहुत आसानी से बनाए जा सकते हैं वो क्वेश्चन कभी नहीं आपसे छूटे। राइट, तो इसलिए हम पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं। और फिर करंट का एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? करंट का एनालिसिस हम दो तीन वजहों से कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है करंट एनालिसिस का कि हमें ये पता चले, एक कि करंट का सोर्स क्या है, दूसरा हमें ये पता चले कि पीरियड क्या है, और तीसरा जो करंट अफेयर के बारे में ये एक अवधारणा है कि करंट अफेयर बस रैंडम होता है, कहीं से पूछ लिया जाता है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। ये बात एक हद तक सही है, लेकिन क्या सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे बीपीएससी में मान लीजिए हर साल 30 करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं अप्रोक्स, राइट? क्या ये 30 के 30 क्वेश्चन रैंडम है या फिर कोई पैटर्न है, लाइक देयर इज सम पैटर्न, कोई वजह है क्वेश्चन के पूछे जाने की? हम इन तमाम चीजों को समझने की इस सीरीज में कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो कल हमने देखा था कि करंट अफेयर को जो क्लासिफिकेशन था नेशनल और इंटरनेशनल, उसमें हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर से शुरुआत की थी। और सबसे पहले हमने ये देखा था कि इंटरनेशनल करंट अफेयर में हमें रिपोर्ट और इंडेक्स के बारे में पढ़ना होता है। इसी सीरीज का आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसमें हम ये समझने की कोशिश करने वाले हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में दूसरे तरीके के करंट अफेयर कौन से पूछे जा रहे हैं। राइट, तो इसमें हम देखने वाले हैं ट्रीटीज, कन्वेंशन और सबमिट्स के बारे में। ओके, लिस्बन घोषणा पत्र जो है, लिस्बन डिक्लेरेशन, वो किससे रिलेटेड है? राइट, तो देखिए लिस्बन डिक्लेरेशन जो है, महासागर ओशियन से रिलेटेड है। राइट, ये पीरियड कब का है? तो देखिए 1 जुलाई 2022 को, ठीक है, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था पुर्तगाल में, लिस्बन लिस्बन में। राइट, तो वहीं से ये सवाल पूछा गया था। तो कितने महीने पुराना ये करंट अफेयर पीरियड के हिसाब से आप देखेंगे तो ये तकरीबन जो है 13-14 महीना पहले करंट अफेयर था। राइट, एक बात आपको ध्यान रखना है कि आप जब इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर करेंगे तो यूएन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहे होंगे या फिर वैसे कुछ बॉडी हैं, G20, G7, WTO, इनसे रिलेटेड जो भी कहीं कॉन्फ्रेंस हो रहे होंगे, जो भी सबमिट हो रहा होगा, उसका आपको प्लेस याद रखना है, थीम याद रखना है, कुछ मेजर आउटकम अगर हो रहे हैं उसको याद रखना है। राइट, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड था जिसमें हमसे ये लिस्बन में जो सबमिट हुआ था उसके बारे में पूछा गया था। फिर इसका सोर्स क्या है? देखिए हिंदू ने कवर किया था जून 27 2022 को, यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस आई स्टेप टुवर्ड हाई सी एग्रीमेंट। राइट, यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे लिस्बन पुर्तगाल दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। राइट, तो ये हिंदू के एडिटोरियल में इसको कवर किया गया था। इसी से एसोसिएटेड आपको एक फैक्ट याद रखना है कि ये लिस्बन डिक्लेरेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 से संबंधित है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 क्या कहता है? तो कंजर्व द लाइफ बिलो वाटर, कि ओशियन के अंदर जो भी जीव हैं, राइट, उनका कंजर्वेशन के बारे में ये बात की जा रही है। इसके अलावा फिर 71 बीपीएससी में सवाल पूछा गया था G20 से संबंधित, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में G20 शिखर सम्मेलन के बारे में क्या पूछा गया था कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है, व्हाट इज ट्रू अबाउट 18th G20। राइट, पहला स्टेटमेंट है ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये स्टेटमेंट आपको पता है कि गलत है। 18वां समिट जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो न्यू दिल्ली में हुआ था 2023 में। और ये जो ब्राजील वाला है, रियो डी जेनेरियो वाला, वो 19th समिट था, 19th। राइट, और उसका थीम क्या था? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट? नहीं। 18 का थीम क्या था? वासुधैव कुटुंबकम, जो भारत में हुआ था। रियो घोषणा पत्र में अरबपतियों पे कर लगाने पे जोर दिया गया था। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन रियो घोषणा पत्र कौन सा था? 19th के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये तीनों ये स्टेटमेंट 19 के कॉन्टेक्स्ट में दिया गया था। तो अब जैसे देखिए मैंने आपसे बताया ना कि जब आप ग्रुपिंग पढ़ेंगे उसका लेटेस्ट सबमिट कहाँ हुआ, उसका थीम क्या है, और इम्पोर्टेंट अगर कोई आउटकम हुआ है तो उस आउटकम के बारे में भी आपको पढ़ना होगा।
पीरियड क्या था, 71 बीपीएससी आपको पता है सितंबर में हुआ था, तो ये नवंबर 19 सितंबर 25 में हुआ था, तो ये नवंबर 18 19 2024 का करंट अफेयर है। यानी तकरीबन क्या है कि 10 से 11 साल 11 महीना पहले का ये सवाल पूछा गया। सोर्स क्या था ये सवाल पूछने का और क्यों पूछा गया, तो आपको देखिए जैसे मैंने आपको बताया G20 बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जिसमें विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आती हैं। तो उसका अगर कोई कॉन्फ्रेंस और मीटिंग हो रहा है तो वो पूछा जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। सोर्स क्या था इसका, देखिए हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बाकी सारी न्यूज़पेपरों ने कवर किया था, और कोई भी मैगजीन जो है, कोई भी मैगजीन उसमें ये कवर हो जाता है, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल समिट से रिलेटेड क्या था कि G7 का 51 वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, इसका आंसर कनाडा था। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन ये 6 से 7 महीना पुराना करंट अफेयर है, समथिंग मतलब 2025 में ही ये एग्जाम भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि in 2024 which international agreement on artificial intelligence was signed by over 25 countries including USA and UK to promote safe AI development। 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित विकास के लिए अमेरिका और ब्रिटेन सहित 25 से अधिक देशों द्वारा किस अंतरराष्ट्रीय समझौते पे हस्ताक्षर किया गया। एआई जिनेवा चार्टर, ग्लोबल एआई फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एथिकल एआई कन्वेंशन और बालाचेली डिक्लेरेशन। आंसर इसका बालाचेली डिक्लेरेशन यूके में एक जगह है जहां पे ये सबमिट हुई थी। पूछे जाने की वजह क्या थी, देखिए आपको पता है कि चैट जीपीटी के आने के बाद से एआई एक बहुत बज वर्ड बना हुआ था। हर एक जगह एआई की चर्चा हो रहा, हर एक जगह एआई की ही चर्चे हो रहे थे, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर एआई सेनिटल हो गया, मतलब वो खुद से सोच पाने में अगर सक्षम हो गया, तो बहुत जॉब को रिप्लेस कर देगा, दे विल इवन रिप्लेस ह्यूमंस, ऐसे तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। ओके, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये सोचा है कि वी नीड टू कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ एआई, और तो उसको एक सेफ डेवलप हो ताकि सारे लोगों तक इक्विटेबल बेनिफिट उसका पहुंचे, उसके लिए ये पहला समिट हुआ था। सो इट वाज अ फर्स्ट समिट रिलेटेड टू एआई सेफ्टी। तो एक तो इंपॉर्टेंस इसका ये था, राइट, इसलिए ये सवाल पूछा गया था। कहाँ हुआ था, यूके में हुआ था 2023 में, प्लस इंडिया इसका एक सिग्नेटरी मेंबर था, राइट। इन 25 देशों में इंडिया भी एक देश था जिसने इस डिक्लेरेशन को साइन किया था। एक साल पहले का करंट अफेयर है, राइट, 1 ईयर बिफोर। उसके बाद से कहाँ कहाँ सबमिट हुए थे, तो देखिए उसके बाद से सबमिट हुआ था दूसरा, सियोल में आई सबमिट हुआ था 2024 में, फिर पेरिस में हुआ था, राइट, और अभी हाल फिलहाल में 25 में और 2026 में इंडिया में हुआ था। आप लोगों को गलगोटिया वाला पूरा कांड याद होगा, तो वहां पे इंडिया सबमिट, वो एआई इम्पैक्ट सबमिट ही थी इंडिया में, राइट। क्या है, द हिंदू ने इसे कवर किया, अगर हिंदू ने कवर किया तो इंडियन एक्सप्रेस और बाकी इंपॉर्टेंट मैगजीन ने भी कवर किया है इसे। अगला है हमारा ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड एक सवाल कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ईसीटीए का फुल फॉर्म भी याद रखना, कई बार पूछ देता है एग्जाम में। इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ई से इकोनॉमिक कोऑपरेशन, राइट, सी से ट्रेड, ए से एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, इसका आंसर था साथियों ऑस्ट्रेलिया, बी। क्यों पूछा गया था, तो देखिए अप्रैल 2022 में साइन हुआ था और दिसंबर 2022 में ये फोर्स में आया था, और 23 में हमारा एग्जाम हुआ था, राइट, और एग्जाम हमारा सितंबर में हुआ था, तो टोटल 8 महीना पुराना ये करंट अफेयर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए था कि उस समय हम एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए हम पिछले 6 7 8 सालों से प्रयास कर रहे थे, और फाइनली 2022 में हमने ये ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, हिंदू ने इसे कवर किया हुआ था। एक तीसरे तरीके के इंटरनेशनल अफेयर में आपको सवाल जो पढ़ने होंगे वो होगा जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, या कंट्री इन न्यूज, या फिर प्लेस कह लीजिए, राइट, कि अंतर, और बेसिकली ये तमाम जगह वो होंगे जहां पे किसी ना किसी तरीके का अभी विवाद चल रहा है, किसी ना किसी तरीके का वहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, और उसकी वजह से वो प्लेस जो है वो खबरों में है, वो न्यूज में है। कि रूस के वैगनर भाड़े के समूह का मुखिया कौन है, हु इज द हेड ऑफ रशियन वैगनार मर्सिनरी ग्रुप। ओके, इसका आंसर था यावगेनी प्रिगोजिन। ओके, क्यों पूछा गया था, आप, प्रिगोजिन है, इसने एक जो है प्राइवेट आर्मी, जैसे मर्सिनरी हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, प्राइवेट आर्मी खड़ी की थी, और इसने फिर पुतिन के खिलाफ बगावत कर दिया था, राइट, 2023 में। और ये बगावत के बाद से फिर इस आदमी को पुतिन ने बोला कि ओके ठीक है आप जा सकते हो रशिया छोड़ के, और ये बेचारा रास्ते में ही मर गया। ओके, प्लेन क्रैश हो गया था, तो उसकी वजह से ये खबरों में था। कवर कहाँ किया गया था, द हिंदू ने कवर किया था। Yagzin Prigozhin, the tycoon who raised an army, former Kremlin contractor, head of Wagner प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है। और देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज आप और भी ऑब्जर्व करेंगे कि द हिंदू या बाकी अखबारों ने जो इन खबरों को कवर किया है,
तो ऐसा नहीं कि आपको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपसे ये सवाल बनेगा, ये सवाल आपसे तब भी बन जाएगा जब उस पेपर का ब्रॉडर हेडिंग और उसके जो सब हेडिंग होते हैं आप उतना भी पढ़ लेंगे तो भी ये काम आपका हो जाएगा, राइट। फिर दूसरा, यूक्रेन वार से जियो पॉलिटिक्स, मैंने आपसे बताया जो भी कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एडीओ आपको बताया अभी एग्जाम हुआ था 2025 में, मई में, उसी का एक सवाल है फेज 1 का। यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए बुलाए गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? रूस के आक्रमण के 3 वर्ष पूरे होने पर बैठक शिकागो में आयोजित की गई। दूसरा, प्रस्ताव पर मतदान में 65 देशों ने मतदान से परहेज किया, 60 ने समर्थन किया और 36 ने विरोध किया। और तीसरा, अमेरिका ने द पाथ टू पीस नामक एक प्रतिद्वंदी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। अगर थोड़ी भी बेसिक आपको पता होगा तो इसमें से एक चीज तो आप पहले ही एलिमिनेट कर लोगे, वो ये है कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए का फुल फॉर्म होता है, उसकी कोई भी सबमिट उसके अपने हेड क्वार्टर में ही होती है, और यूएन की हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क है, राइट। और यहाँ पे शिकागो लिखा गया है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट था, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, राइट। अब बचा या तो ऑप्शन 2 हो सकता है या ऑप्शन 3 हो सकता है, और ऑप्शन 2 जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन 3 सिर्फ सही है कि अमेरिका ने एक राइवल रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था जिसे पाथ टू पीस कहते हैं, ओके। कितने लोगों ने एब्सटेन किया था? 193 मेंबर की टोटल बॉडी है, 93 लोगों ने फेवर में वोट किया था, ठीक है, 18 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया था और 65 अब्सटेन रहे थे। लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट ये कहता है कि 65 देश एब्सटेंड किए थे, सही बात है, परहेज किया था, मतदान नहीं दिया था उन्होंने। फरवरी 24 2026 में पूछा गया था, मई में एग्जाम हुआ था, यानी 3 महीना पहले का करेंट अफेयर है, 2 से 3 महीने का, राइट। हिंदू ने कवर किया हुआ था। रशिया यूक्रेन को कब इन्वेट करता है? फरवरी 24 2022 को इन्वेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हैज डेजिग्नेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एज इट्स मेजर नॉन नाटो अलाई? इसका आंसर है साथियों केन्या। क्यों पूछा गया था? देखिए अभी बाइडेन वहां पे जाने वाले थे 2024-25 में, जब बाइडेन की अफ्रीकन यात्रा थी, उस समय केन्या को इन लोगों ने ऐसा एक डेजिग्नेशन दिया था। इस डेजिग्नेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि ये वो देश है जो नाटो के मेंबर तो नहीं है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के साथ इनका सिक्योरिटी कोऑपरेशन काफी डीप है, ठीक है। और इंडिया को ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं मिला है, इंडिया को नहीं मिला है। इंडिया इज अ मेजर डिफेंस पार्टनर, राइट। मेजर डिफेंस पार्टनर एक अलग चीज है, ठीक है, और नॉन नाटो मेजर एलाई एक अलग चीज है, आपको याद रखना है। ऐसे टोटल 20 से 21 हैं। कौन कौन से मेजर? ऑस्ट्रेलिया, इसराइल, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं, आपको ये नाम याद रखना है। ये किसी को नहीं पता कि अफ्रीकन करंट अफेयर और यूनाइटेड स्टेट में कोई घटना हो रही है, अब हम वो याद रखें, राइट। नेक्स्ट क्या था? 69 बीपीएससी 2023 का सवाल है कि सहज भाषा अधिनियम, प्लेन लैंग्वेज एक्ट, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था? 2023 का एग्जाम था। आंसर है इसका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने अक्टूबर 25 2022 को प्लेन लैंग्वेज एक्ट पास किया था, जिसका मतलब ये है कि सारे ऑफिशियल या जो भी कानून बनेंगे वो आम लोगों की समझ में आए, इसके लिए एकदम सिंपल भाषा का यूज किया जाएगा, है ना। कोई बहुत शशि थरूर वाले इंग्लिश हम यूज नहीं करेंगे, किसी को समझ में नहीं आए। द हिंदू ने कवर किया था इसे 2022 में कि न्यूजीलैंड प्लेन लैंग्वेज बिल एक्सप्लेन, और न्यूजीलैंड ऐसा पहला कंट्री नहीं है जिसने ये एक लाया था, उसके पहले जो है यूएसए में 2010 में ये एक आ चुका था, ओके। जियो पॉलिटिक्स से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 69th बीपीएससी में पूछा गया, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? आंसर है इसका यूएसए, राइट। और ऐसा क्यों पूछा गया था? तो देखिए 2023 में चाइना ने चौथी बार जो है अरुणाचल प्रदेश के लोकेशन को रीनेम किया था, और चाइना अरुणाचल प्रदेश को जंगनम कहता है, ठीक है, जंगनम मतलब साउथ तिब्बत, उसके हिसाब से वो साउथ तिब्बत का भाग है। 2024 में एएसओ प्री में सवाल पूछा गया ब्रिक्स से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑफिशियली इनवाइटेड टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप ड्यूरिंग द 2023 जोहान्सबर्ग समिट? 2023 के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है? इसका आंसर है साथियों अर्जेंटीना, बट अर्जेंटीना इज नॉट अ मेंबर, आपको याद रखना है, क्योंकि अर्जेंटीना के जो वहां के उनके प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा कि विल नॉट ज्वाइन ब्रिक्स, ठीक है। फिलहाल अभी ब्रिक्स के नए मेंबर कौन कौन बने हैं? सऊदी अरेबिया बना है, यूनाइटेड अरब अमीरात, इथियोपिया, ईरान और इजिप्ट बने हैं। सो दीज आर द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स। पहले ब्रिक्स के कितने मेंबर थे? 5 मेंबर ऑलरेडी थे। ब्रिक्स स्टैंड फॉर बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ओके। शुरू कब हुआ था? 2007 में इनफॉर्मल बैठक शुरू हुई थी,
2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था, तब जाके ये ब्रिक्स कहलाया, उसके पहले ये ब्रिक था। टर्म किसने दिया? जिम ओ नाइल ने। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत हो गई होगी, लेकिन नाम याद रखना, जिमो नाइल। ठीक है, इन्होंने ब्रिक्स एक टर्म दिया था। ओके, क्यों पूछा गया था? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है भारत के लिए, और इससे रिलेटेड जो भी खबरें होती हैं वो पूछी ही जाती हैं, वो बार बार पूछी जाती हैं, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नेक्स्ट सवाल था कि विच कंट्री हैज अज्यूम द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, कि निम्नलिखित में से किस देश ने एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का नया अध्यक्ष बना है? इसका आंसर है इंडिया। जैसे देखिए, ये पीआईबी ने इसे कवर किया था। इंडिया अज्यूम द चेयर ऑफ एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर। ओके, 2024। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित मैरीटाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किस दो देशों के बीच में आयोजित की गई थी? आंसर है इसका इंडिया और फ्रांस। और फ्रांस से जो इस कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए जो डॉक्यूमेंट है या जो ट्रीटी है, अपने लोगों से कहते हैं होराइजन 2047। ओके, यानी टोटल 9 से 10 महीना पुराना ये करंट अफेयर था। इंडिया फ्रांस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 1998 में स्थापित हुई थी। हम आपको पता है कि राफेल जो 4.5 जेनरेशन का, आपको जेनरेशन याद रखना है, फिफ्थ जेनरेशन नहीं है, 4.5 जेन का है। एक फाइटर प्लेन है जो कि बनाती है फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट, राइट, वहां से अपने लोगों ने ये खरीदा हुआ है। और फ्रांस के साथ इंडिया और फ्रांस के बीच में 2+2 एक पैक्ट होता है। 2+2 का मतलब होता है कि फ्रांस के 2 मेजर मिनिस्टर और इंडिया के 2 मेजर मिनिस्टर, और ये मिनिस्टर कौन होंगे? ये होते हैं फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, राइट। ये दोनों बैठ के कोऑपरेशन करते हैं, ये दोनों बैठ के मीटिंग करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड 2+2 पार्टनरशिप। तो इंडिया का क्या 2+2 पार्टनरशिप सिर्फ फ्रांस के साथ है? नहीं, यूएसए के साथ भी है, रशिया के साथ भी है हमारा, राइट, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल अफेयर में हमें अवार्ड के बारे में जानना है, और स्पेशली देखिए हर एक अवार्ड के बारे में नहीं, मेजर अवार्ड के बारे में। ठीक है, जैसे एक अवार्ड पूछा गया था कि ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द अपोस्टल अवार्ड हाल ही में समाचार में देखा गया, ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आंसर है इसका रशिया। क्यों पूछा गया है? मोदी जी को 2025 में, मतलब ये अनाउंस हो गया था 2019 में ये अवार्ड, लेकिन दिया गया ये 2024 में, राइट। तो 2024 में मोदी जी को रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया था, इसीलिए ये पूछा गया था, क्योंकि मोदी जी इज अ प्राइम मिनिस्टर, और व्हेन ही गेट एनी अवार्ड तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, और इसको कवर किया था हिंदू, मतलब आपको पता है सारे अखबारों ने इसे, मैगजीन ने कवर किया होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये। फ्रांस का हाईएस्ट ऑनर क्या है? लीजन ऑफ ऑनर है। यूएसए का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, यूके का ऑर्डर ऑफ द गार्टर, इंडिया का भारत रत्न आपको पता है। ठीक है, यूएई का क्या है? ऑर्डर ऑफ द जायद। ठीक है, सऊदी अरेबिया का क्या है? ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद। तो ये आपको याद रखने हैं, एटलीस्ट इतने याद रखने हैं। और देखिए, ये इसलिए पूछा गया आपको, जैसे मैंने बताया कि 2025 में 2024 में एसओ प्री का एग्जाम हुआ था, 2024 जुलाई में ये मोदी जी को अवार्ड दिया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ऐसा नहीं कि 5 साल पुराना कोई अवार्ड है आपको वो याद करना है, नहीं। आपका एग्जाम है, उसके एग्जाम के 1 साल पहले जो भी मोदी जी को हाईएस्ट इंटरनेशनल अवार्ड जो दिए गए हैं जो किसी भी देश के द्वारा, उसे बस याद रखना है। और याद क्या रखना है कि बस वो अवार्ड किससे रिलेटेड है। अब जो ये नहीं कि आप डेट याद रखिए कि इस डेट में दिया गया, यहाँ दिया गया, नहीं, बस आपको कंट्री याद रखना है। इंटरनेशनल अवार्ड में दूसरा इंपॉर्टेंट रैमन मैग्सेसे है, इसे एशिया का, आप सभी को पता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है। 2024 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? 71 बीपीएससी का सवाल है। फुक्शो कर्मा, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, और मियाजाकी हयायो, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों ऑप्शन सही था इसमें, राइट। सोर्स क्या था इसका? द हिंदू में ये कवर किया गया था, फिर इंडियन एक्सप्रेस और बाकी अखबारों में भी कवर होगा, राइट। सितंबर 12 को हुआ था 2024 में, और हमारा एग्जाम हुआ था सितंबर 30 के आसपास, 28 या 30 जो भी है, 2025 में। तो 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट है, हमें कुछ और ऐसे रैंडम से कुछ खबर हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक नेक्स्ट हमारा है रीजनल न्यूज। ओके, इंडिया के बॉर्डर से रिलेटेड या इंडिया के आसपास की जो भी नेबरिंग कंट्री है, उसमें कोई अगर ऐसा डेवलपमेंट होता है तो उसके बारे में हमें जानना होता है। पहला था थाडियुग थाडिंग युग थाडिंग युग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? आंसर है इसका म्यांमार। अब देखिए, ये सवाल बहुत रैंडम था, बहुत रैंडम था।
2023 में एग्जाम हुआ है, 2021 में ये घटना है, 2 साल पहले पहली बार हमने देखा कि 2 साल पुराना कोई करंट अफेयर हमसे पूछा गया। ए दूसरा, इसका कोई भी मेजर इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू या कोई मैगजीन ने कवर नहीं किया हुआ है, कोई बहुत बड़ा ये न्यूज नहीं था, बट स्टिल बीपीएससी आस्क्ड इट। ठीक है, तो अब आप ऐसे सवालों को चेज नहीं कर सकते। ओके, आपको 30 के 30 सवाल नहीं करने हैं। नहीं तो होगा ये कि 30 के 30 सवाल करने के चक्कर में आप 5 करंट अफेयर की मैगजीन पढ़ेंगे, आपसे रिवीजन नहीं होगा, और जो स्टैटिक्स पढ़ सकते थे, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी में जो सवाल सही कर सकते थे, वो नहीं होगा। तो बहुत ऐसे सवाल आएंगे जो आपको देख के छोड़ देना होगा। फिर भी अगर कुछ लोग इसे बनाना चाहें तो एटलीस्ट हम कम से कम इसको कैसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो बस हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ओके, ये जो थडिंग्यूट लिखा हुआ है वो किस जगह का भाषा हो सकता है, मोर प्रोबेबली। ठीक है, वो एटलीस्ट जर्मनी का तो नहीं हो सकता है, ठीक है, वो चिली का तो नहीं हो सकता है, या तो फिर वो नेपाल हो सकता है या म्यांमार हो सकता है। अब फिर रैंडम में से, दोनों में से कोई चूज करिए, कुछ लोगों का सही, कुछ लोगों का गलत हो सकता है, लेकिन ऐसे सवालों से आपको बेहतर हो कि आप एग्जाम में छोड़ दीजिए, वो नहीं बनने वाले होते हैं। और जो कि नेगेटिव मार्किंग है ऑलरेडी, तो वो फिर वो रिस्क लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा नेपाल ग्लेशियर। मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल रिलेशन में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी सबमिट होते हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 71 बीपीएससी में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया था। आंसर है इसका याला ग्लेशियर। अच्छा, ग्लेशियर डेड होने का क्या मतलब है? ग्लेशियर डेड होने का मतलब सिंपल ये है कि ग्लेशियर इतना छोटा हो गया है अपनी साइज में कि वो किसी रिवर को फीड नहीं कर सकता है। राइट, तो उसको कहते हैं अपने लोग डेड ग्लेशियर। ओके, पहली बार हुआ था कि इंटरनेशनली कि एक कोई ग्लेशियर जो है जिसे डेड डिक्लेयर किया गया था, तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। और इसे इसलिए भी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इंडिया के खुद ऑलरेडी सारे के सारे ग्लेशियर रिट्रीट करते हैं। ओके, और आपको पता होगा कि दुनिया में 3 पोल माने जाते हैं। ठीक है, पोल का सिंपल मतलब ये है, लाइक जियोग्राफिकली 2 पोल हैं, लेकिन आपको बर्फ के हिसाब से देखें तो 3 पोल माने जाते हैं। ज्योग्राफिकली 2 पोल हैं, राइट, लेकिन ठंडी और फिर वहां पे जन्मी बर्फ की परतों को देखें, अगर उनके ज्योग्राफिकल कैरेक्टर को देखें, तो 3 पोल होता है, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, और तीसरा एक थर्ड पोल कहते हैं, जिसको अपने लोग क्या कहते हैं, हिंदू कुश। हिंदू कुश ग्लेशियर रीजन, ठीक है। ये हिंदू कुश ग्लेशियर रीजन का हिस्सा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन माना जाता है, राइट, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिमालय का जो रीजन है, यहाँ से विश्व की सबसे बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, गंगा, सिंधु, राइट, चाइना का हुआंगहो जो है वो वहां से निकल रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकल रही है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। तो इसीलिए ये सवाल पूछा गया था, मई 2025 का खबर था, और मई 2000 और सॉरी सितंबर में, तो 3 महीना पहले का ये करेंट अफेयर था। ऑलराइट गाइस, तो कंक्लूड करते हैं हम आज। हमने देखा क्योंकि इंटरनेशनल करंट अफेयर में जो आपको पढ़ने का है वो ये है, एक तो रिपोर्ट और इंडेक्स पढ़ना है, दूसरा इसके अलावा कन्वेंशन और ट्रीटीज, स्पेशली इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो तो पढ़ना ही पढ़ना है, पता ही होना चाहिए। तीसरा, आपको कॉन्फ्रेंस और सबमिट अवार्ड। और पांचवा जो सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो इससे रिलेटेड, वो ये है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट में जो रीजन रही हैं, उसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में, या वहां पे कोई घटना हुई है उसके बारे में। ऑलराइट गाइस, तो आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम नेशनल करंट अफेयर शुरू करेंगे, और हम फिर देखेंगे उसमें क्या सवाल पूछ रहा है, उसे कैसे करने की जरूरत है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं करंट अफेयर खुद फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, आप अपना कोई भी सजेशन फीडबैक दे सकते हैं।